विद्यार्थियों नमस्कार, मैं विजेंद्र वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 पादपों में खनिज पोषण, और उसमें हमारा जो टॉपिक था वो था पादपों में वृहद एवं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की भूमिका, जिसमें हमने पिछले वीडियो में वृहद मात्रिक पोषक तत्वों की भूमिका पढ़ी और आज हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की भूमिका के बारे में। तो मित्रों, हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि पादपों में वृहद एवं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की भूमिका। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि अनिवार्य तत्व कितने हैं? अनिवार्य तत्व 17 हैं। कितने? 17 अनिवार्य तत्व हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि 105 तत्वों में से 60 तत्वों की उपस्थिति इसमें देखी गई, पादपों में देखी गई। कितने तत्वों की? 60 तत्वों की उपस्थिति पादपों में देखी गई, लेकिन उनमें भी 17 तत्व जो हैं वो अनिवार्य तत्व हैं। ठीक है, हमने इनके अनिवार्यता के निर्धारण के लिए कुछ तथ्य भी पढ़े। अब मैं बात करता हूं वापस, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं कि ये अनिवार्य तत्व हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो भाग था वो है वृहद मात्रिक पोषक तत्व, और सेकंड जो भाग था वो है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वृहद को क्या कहते हैं? प्रधान पोषक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, प्रधान पोषक तत्व कह दो या गुरु पोषक तत्व कह देते हैं इनको। ठीक है ना, प्रधान पोषक तत्व भी कहते हैं, गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं इनको, और सूक्ष्म को क्या कहते हैं? लघु पोषक तत्व भी कहते हैं, और गौण पोषक तत्व भी कहते हैं, और अप्रधान पोषक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो थे इसमें कितने तत्व थे? इसमें 9 तत्व हैं, और इधर कितने थे? इधर 8 तत्व। टोटल कितने हो गए? 17 पोषक तत्व अनिवार्य हैं। तो देखिए कौन कौन से थे, एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। टोटल हो गए 9। और इधर कौन कौन से थे? देखिए आयरन, बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, 2, 4, 5, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल। टोटल कितने हो गए? 8 तत्व इधर हैं। देखिए पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने ये पहले पढ़ चुके हैं, पर एक बार फिर से दोहराऊंगा यहाँ पे। देखिए पिछले वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि इनकी पादपों में क्या भूमिका है। आज हम इनके बारे में, इन 8 तत्वों की पादपों में भूमिका पढ़ेंगे। देखिए ये जो तत्व हैं CHO, ये अखनिज तत्व कहलाते हैं। NPK को क्रांतिक तत्व भी कहते हैं। NPK को प्राथमिक वृहद मात्रिक पोषक तत्व भी कहते हैं। CAMGS को द्वितीयक वृहद मात्रिक पोषक तत्व भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इनके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आज मैं बात करने वाला हूं इन 8 अनिवार्य पोषक तत्व जिनको कहते हैं सूक्ष्म मात्रिक। देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि सूक्ष्म मात्रिक किसे कहते हैं? वे तत्व जिनकी मात्रा 1 ग्राम शुष्क भार में, कितने ग्राम शुष्क भार में? 1 ग्राम पादप के 1 ग्राम शुष्क भार में कितनी हो? 1 से कम, 1 मिलीग्राम से कम मात्रा हो तो उसको क्या कहेंगे? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। और 1 से 10 मिलीग्राम तक हो तो उसको क्या कहेंगे? वृहद मात्रिक पोषक तत्व। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? इन 8 तत्वों की बात कर रहे हैं। और देखिए इनको पढ़ने के लिए मैं आपको एक सारणी के माध्यम से समझाऊंगा। एक सारणी, देखो सारणी में आपको क्या करना है? सबसे पहले
क्रम संख्या, ध्यान से समझना इस बात को, तत्व, स्रोत, और तत्व के कार्य, और लास्ट में बात करूंगा यहां पे न्यूनता के लक्षण की, न्यूनता के लक्षण। देखिए फिर से बोल रहा हूं, क्रम संख्या, तत्व, स्रोत, तत्व के कार्य और न्यूनता के लक्षण। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, अभी अभी हमने कितने तत्व की बात की, 8 तत्व की। वो 8 तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए एक बार इधर लिख देता हूं मैं, आयरन, बोरोन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकेल। इनको आपको याद भी करना है, ठीक है। वो मैंने उनका भी तरीका बताया था आपको याद करने का, CHO, NPK, CAMGS, इनको भी आप इस प्रकार याद करें। तो देखिए सबसे पहले क्रम संख्या 1 पर मैं बात करूंगा, तो वो है आयरन। कौन सा है? आयरन। देखिए ये सभी जो तत्व हैं CHO को छोड़कर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी 14 जो तत्व हैं, 14 जो तत्व हैं, वो सारे तत्व क्या है? खनिज तत्व हैं। और खनिज तत्व कहां से लेते हैं? पादप, मृदा से लेते हैं। तो इन सब का अवशोषण याद रखना, इन सबको कहां से अवशोषित किया जाता है? मृदा से। हम यहाँ बात करेंगे कि किसके रूप में अवशोषित किया जाता है। हम यहाँ किसकी बात करेंगे कि किसके रूप में अवशोषित किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, तत्व है आयरन, स्रोत। देखिए मृदा से ये किसके रूप में? फेरिक के रूप में। किसके रूप में? फेरिक के रूप में अवशोषित होता है। किसके रूप में अवशोषित होता है? फेरिक के रूप में। जबकि उपापचयी क्रियाओं में, इसमें उपापचयी क्रियाओं में फेरस के रूप में क्रियाशील रहता है। देखो मृदा से अवशोषित होता है फेरस के रूप में, जबकि उपापचयी क्रियाओं में किसके रूप में क्रियाशील होता है? फेरिक के रूप में। फिर मैं बात करता हूं इसके कार्य। किसके कार्य? आयरन के कार्य की बात करता हूं, ठीक है। तो ये देखिए क्या करता है, क्या कौन कौन से कार्य हैं? कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, श्वसन और ETS इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। कोशिका विभाजन, श्वसन और ETS के चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए यहां से एक क्वेश्चन भी पूछा गया है सप्लीमेंट्री एग्जाम 2019 में। ये पूछा गया था कि कौन सा तत्व कोशिका विभाजन, श्वसन इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो कौन सा तत्व था? आयरन होता है। कौन सा होता है? आयरन। नेक्स्ट देखिए इस तत्व का, ये जो आयरन जो तत्व है, इस तत्व का महत्वपूर्ण भूमिका है इनमें, ETS में, कोशिका विभाजन में और श्वसन में। नेक्स्ट में बात करता हूं किसकी? न्यूनता के लक्षण की। इनकी न्यूनता से क्या होता है? तो फर्स्ट देखिए इसमें होता है जो पत्तियों की में हरिमहीनता। तरुण पत्तियों में क्या होती है? हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है, हरिमहीनता। दूसरा जो कार्य है इसका वो यही है कि ये क्या हो जाता है? कोशिका विभाजन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण क्या हो जाता है? अनियमित हो जाता है। तो यहां लिखता हूं मैं श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण,
तथा प्रकाश संश्लेषण अनियमित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अनियमित। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं कि इसमें पादप वृद्धि मंद हो जाती है और कोशिका विभाजन क्रिया रुक जाती है। पादप वृद्धि कैसे हो जाती है? मंद। कोशिका विभाजी क्रिया या विभाजन क्रिया, कोशिका विभाजन क्रिया रुक जाती है। ठीक है, ये हमारा एक तत्व हुआ, कौन सा? आयरन। फिर से देखिए एक बार, आयरन फेरस के रूप में अवशोषित होता है और फेरिक के रूप में उपापचय क्रियाओं में भूमिका निभाता है। तत्व एक कार्य क्या करता है? कोशिका विभाजन, श्वसन, एलटीएस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और है, देखो ये तत्व है ना, कोशिका संचरण का, ये संचरण का चरण नहीं होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये संचरण का चरण नहीं होता। ये तत्व संचरण में मुख्य भूमिका नहीं निभाता है ये तत्व। ठीक है, नेक्स्ट न्यूनता के लक्षण, हरिमहीनता, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण तथा प्रकाश संश्लेषण अनियमित हो जाते हैं। पादप वृद्धि मंद हो जाती है, कोशिका विभाजन क्रिया रुक जाती है। नेक्स्ट 2 नंबर पे मैं बात करता हूं, तो 2 नंबर पे आता है बोरोन। क्या आता है? बोरोन। ठीक है, देखिए सुनना, बोरोन जो है वो बोरेट के रूप में, किसके रूप में? बोरेट के रूप में, किसके रूप में? बोरेट आयन के रूप में अवशोषित होता है। बोरेट आयन के रूप में BO3-2 या B4O7-2 के रूप में अवशोषित होता है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं? इसके तत्व के कार्य, बोरोन के कार्य, देखो कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में, किसके स्थानांतरण में? कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में। लिख देता हूं यहां पे, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में और कोशिका झिल्ली जो है ना, कोशिका झिल्ली की क्रियाशीलता में, कोशिका झिल्ली की क्रियाशीलता में। और देखिए हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, कौन सा चैप्टर में? सेकंड थर्ड चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जब ये परागण की क्रिया होती है, क्या होती है? परागण। तो परागकणों के अंकुरण में भी, परागकणों के अंकुरण में भी मुख्य भूमिका निभाता है कौन? बोरोन। तो परागकणों के अंकुरण में भूमिका, और नेक्स्ट कोशिका विभाजन में भी भूमिका होती है। किसकी? बोरोन की। कोशिका विभाजन में भी भूमिका होती है, कोशिका विभाजन में भूमिका। समझ में आया होगा? कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में, कोशिका झिल्ली की क्रियाशीलता बनाए रखने में, परागकणों के अंकुरण में और कोशिका विभाजन में। नेक्स्ट आता है न्यूनता के लक्षण। देखिए इससे न्यूनता के क्या लक्षण है कि पत्तियां जो है ना, पत्तियां वो हो जाती हैं गहरे हरे रंग की। कैसे रंग की? गहरे हरे रंग की, वो मोटी हो जाती हैं। पत्तियां गहरे हरे रंग की वह मोटी हो जाती हैं और मांसल उत्तकों का विघटन हो जाता है। गूदेदार जो उत्तक होते हैं उनका मांसल उत्तकों का विघटन हो जाता है और पुष्पन जो होता है वो कम हो जाता है और पुष्प बंधे हो जाते हैं। पुष्पन कम व बंदे हो जाते हैं। तो ये क्या है? इसके न्यूनता के लक्षण। दिखाई दे रहा है क्या? अगर दिखाई ना दे रहा हो तो एक बार इनको मैं मिटा देता हूं।
तो देखिए हमने अभी तक दो तत्व पढ़े, आयरन और बोरोन। अब मैं बात करता हूं थर्ड तत्व की, और थर्ड तत्व हमारे पास है, क्योंकि हमने देखो सबसे पहले आयरन, फिर बोरोन और फिर मैग्नीज, तो थर्ड बात करता हूं मैं मैग्नीज की। फ्रेंड्स, जो हमने वृद्धमात्रिक पोषक तत्व पढ़े थे उनको भी आप इसी प्रकार पढ़े, क्योंकि वो डिजिटल बोर्ड पर आपको पढ़ाया गया था, इसलिए आप एक बार, वो केवल प्रयास था। ठीक है, नेक्स्ट मैं थर्ड बात करता हूं मैग्नीज की। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है मैग्नीज, और मैग्नीज का अवशोषण होता है मैग्नीज आयन के रूप में। किसके रूप में? मैग्नीज आयन के रूप में। किसका अवशोषण होता है? मैग्नीज का। ठीक है ना, मैग्नीज तत्व भी क्या है? अनिवार्य तत्व है। ठीक है, ये कार्य क्या करता है? देखो शोषण, इसमें शोषण नाइट्रोजन उपापचय शोषण नाइट्रोजन उपापचय तथा प्रकाश संश्लेषण के एंजाइमों का सक्रियक के रूप में। शोषण नाइट्रोजन उपापचय तथा प्रकाश संश्लेषण के एंजाइमों का सक्रियक। देखिए क्या होता है कि शोषण नाइट्रोजन उपापचय तथा प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम इसकी उपस्थिति में क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में भी भूमिका निभाता है। किसके संश्लेषण में? क्लोरोप्लास्ट के, क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में भी मुख्य भूमिका निभाता है। क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में और प्रकाश के जल अपघटन व ऑक्सीजन उत्पादन से संबंधित एंजाइम का भाग है। जब प्रकाश से शोषण होता है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का अपघटन होता है। क्या होता है? जल का अपघटन। प्रकाशिक अप्रकाशिक दो अभिक्रियाएं होती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन व ऑक्सीजन उत्पाद से संबंधित एंजाइम का भाग है। ठीक है, तो ये हो गए इसके कार्य। तो जरूरी नहीं है आप सभी कार्य लिखें, कुछ इंपॉर्टेंट कार्य लिखें आप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन व ऑक्सीजन उत्पाद से संबंधित एंजाइमों का मुख्य भाग कौन सा तत्व है? तो आपका आंसर आना चाहिए मैग्नीज। मैग्नीज किसका? प्रकाश संश्लेषण में। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन। कौन सा? जल अपघटन व ऑक्सीजन उत्पाद के संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पाद से संबंधित एंजाइम का भाग कौन सा तत्व है? तो वो है मैग्नीज। नेक्स्ट में बात करता हूं इसके न्यूनता के लक्षण की। देखिए न्यूनता से क्या होता है? पत्तियों में, इनमें पत्तियों में हरिमहीनता, ये लगभग से ये हरिमहीनता उत्पन्न हो रही है। लगभग हमने जितने भी पढ़े हैं उनमें लगभग में ऐसा है। और याद रखना, इससे इसकी कमी से जई में ग्रे स्पिक, इसकी कमी से जई में ग्रे स्पिक, और मटर में भी होता है। मटर में मार्स स्पॉट, ये पूछा गया है। मटर में मार्स स्पॉट रोग बड़े इंपोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। मटर का मार्स स्पॉट रोग मृदा में किस तत्व की कमी से
मटर का मार्स स्पॉट रोग उत्पन्न होता है तो वो है मैग्नीज। ये पूछा गया क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और जड़ का सीमित विकास होता है, जड़ का क्या होता है, सीमित विकास, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखिए, मैग्नीज आयन के रूप में क्या कार्य करता है, श्वसन, नाइट्रोजन उपापचय तथा प्रकाश संश्लेषण के एंजाइमों का सक्रियक है, क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है और प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन व ऑक्सीजन से संबंधित एंजाइम का मुख्य भाग है। कौन सा तत्व, मैग्नीज। और मैग्नीज की न्यूनता से, कमी से कौन सा रोग होता है पादप में, हरी में हीनता, ठीक है। जई में ग्रेस्पिक रोग किसकी कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से। मटर में मार्स स्पॉट रोग किसकी कमी से होता है, तो वो भी होता है किसकी कमी से, मैग्नीज की कमी से। और जड़ों का सीमित विकास, ये भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, अगला जो तत्व है हमारा वो आता है जिंक। कौन सा, जिंक की बात करता हूं मैं। बाईस को 3 हमने पढ़े। नेक्स्ट अपना 4th नंबर पे आता है जिंक, 4 नंबर पे है जिंक। देखिए इसका जो अवशोषण होता है मृदा से वो किसके रूप में होता है, जिंक आयन के रूप में होता है। किसके रूप में, जिंक आयन के रूप में, ठीक है। कार्बोक्सिलिक का घटक है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम का, सॉरी किसका घटक है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम का घटक है। ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या है, ये जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है ना, ये श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्रकाश संश्लेषण व श्वसन से संबंधित कार्बोक्सिलेज एंजाइम का मुख्य घटक कौन है, जिंक, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये वर्दी हार्मोन कौन सा, ऑक्सिन। और ऑक्सिन में भी ऑक्सिन, और इस ऑक्सिन में भी इंडोल एसिटिक एसिड, कौन सा, इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है। फिर से सुनना, मैग्नीज आयन के रूप में कार्बोक्सिलेज एंजाइम का मुख्य घटक है। और ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन वर्दी हार्मोन है, पादप वर्दी हार्मोन ऑक्सिन, इंडोल एसिटिक एसिड। ये इंडोल एसिटिक एसिड क्या है, ऑक्सिन हार्मोन है, वर्दी हार्मोन है, ठीक है ना। तो इसके संश्लेषण में मुख्य भूमिका कौन निभाता है, जिंक निभाता है। और याद रखना जिंक की कमी से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है, जिंक की कमी से लघुपर्णी रोग उत्पन्न होता है पादपों में। कौन सा, लघुपर्णी रोग, पत्तियां छोटी रह जाती हैं, लघुपर्णी रोग। पादप कैसे हो जाते हैं, बोना, पादप बोना हो जाते हैं, या पादप स्तंभित, पादप बोने हो जाते हैं। पत्तियां विकृत हो जाती हैं, पत्तियां कैसी हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं, पादप बोना हो जाता है, लघुपर्णी रोग हो जाता है, ठीक है ना। और उत्तक क्षयी क्षेत्र बन जाते हैं। कौन से, उत्तक क्षयी, उत्तक नष्ट होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। ये था जिंक। नेक्स्ट नंबर 5 पे मैं बात करता हूं। हमने देखो 4 तत्व पढ़े, कौन कौन से, सबसे पहले आयरन, फिर बोरोन, फिर मैग्नीज, फिर जिंक। अब मैं बात करता हूं कॉपर की। किसकी, कॉपर की। देखो कॉपर का जो क्यूप्रस और कभी कभी यानी अपने ये कहें क्यूप्रिक, क्यूप्रिक के रूप में अवशोषण होता है, लेकिन कभी कभी क्यूप्रस के रूप में भी इसका अवशोषण होता है, ठीक है ना। देखिए क्या कार्य करता है, ऑक्सीकरण अपचयन। कौन सी, ऑक्सीडो रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन
अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? सुनना, क्यूप्रस के रूप, क्यूप्रिक के रूप में अवशोषित होता है और कभी कभी क्यूप्रस के रूप में भी इसका अवशोषण होता है। ठीक है, कार्य क्या पढ़ा हमने? ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये क्या कार्य करता है? प्रकाश संश्लेषण में, इसमें प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करने वाले एंजाइमों का मुख्य घटक है। वाहक का कार्य करने वाले घटकों का भी घटक कौन है? तो ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इसकी कमी से। देखिए इसकी कमी से ये भी एग्जाम में 2019 में पूछा गया था कि नींबू में, किसमें? नींबू में शीर्षारंभी रोग, कौन सा रोग? शीर्षारंभी रोग किस तत्व की कमी से होता है? क्वेश्चन ऐसे नहीं था, क्वेश्चन ये था कि मृदा में किस तत्व की कमी से नींबू का शीर्षारंभी रोग उत्पन्न होता है। ठीक है ना, देखिए शीर्षारंभी रोग किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट आता है, देखो इसमें नेक्स्ट कमी से पत्तियां हो जाती, वो मुरझा जाती हैं। क्या कर जाती हैं? ये मुरझा जाती हैं। पत्तियों का मुरझाना, सूखना और मुड़ना और शीर्ष का सफेद पड़ना। पत्तियां क्या हो जाती हैं? मुरझा जाती हैं और मुड़ जाती हैं और शीर्ष जो भाग है होता है इस पत्तियों का, वो क्या हो जाता है? सफेद पड़ जाता है। किस तत्व की कमी से? तो वो तत्व कौन सा है? कॉपर। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगला जो तत्व है वो आता है मोलिब्डेनम। कौन सा? मोलिब्डेनम। ठीक है, इसका जो अवशोषण होता है वो होता है मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में। किसके रूप में? मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में। याद रखना, किसके रूप में अवशोषण होता है? मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में। ये जो तत्व है ये नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज, कौन सा? नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, एंजाइमों के, ये दो एंजाइम हैं कौन कौन से? नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज का मुख्य घटक है। ये दो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, आप सब जानते होंगे। नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज किसमें भूमिका निभाते हैं? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? वायुमंडल में देखिए 78% नाइट्रोजन होती है। उस 78% नाइट्रोजन को पादप डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर पाते वायुमंडल से। तो ये किसके रूप में? तो ये जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, इसका किसमें करते हैं? नाइट्रेट में चयन करते हैं, नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और नाइट्रेट नाइट्राइट के रूप में पादप इसको अवशोषित करते हैं। ये हमने उनमें पढ़ा भी था, नाइट्रोजन जब पढ़े थे उस टाइम हमने ये पढ़ा भी था। नेक्स्ट मैं बात करता हूं, देखिए इसकी कमी से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो भाग है इसका ये है कि इसकी कमी से फूल गोभी में, कौन सी गोभी में? फूल गोभी में व्हीपटेल रोग, कौन सा रोग? व्हीपटेल रोग उत्पन्न हो जाता है। फूल गोभी में व्हीपटेल रोग उत्पन्न हो जाता है जिसमें पत्तियां विकृत होती हैं। ये व्हीपटेल रोग में क्या होता है? फूल गोभी की पत्तियां जो है ना, पत्तियां वो क्या हो जाती हैं? विकृत हो जाती हैं। ठीक है, और भी है इसके कार्य, जैसे अपने कहें पौधे के नीचे की पत्तियां ना वो कुरबरित हो जाती है। कुरबरित का मतलब होता है कुब्बड़ सा उत्पन्न हो जाता है उसमें, तो नीचे की पत्तियों में ही होता है कुरबरण। नीचे की पत्तियों में क्या हो जाता है? कुरबरण उत्पन्न हो जाता है और इससे भी होती है हरितहीनता। हरितहीनता
हीनता भी उत्पन्न होती है और पुष्पन भी कम होता है, ये भी याद रखना, इससे पुष्पन भी कम होता है। तो ये हो गए कितने तत्व? 6। नेक्स्ट 2 तत्व और बताए हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं क्लोरीन की। कौन सा? क्लोरीन की बात करेंगे। और लास्ट जो 17वां तत्व है वो अभी खोजा गया था, वो कौन सा है? निकिल। पहले अनिवार्य तत्व कितने थे? पहले अनिवार्य तत्व 16 थे, आजकल अनिवार्य तत्व कितने हैं? 17 हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूं 7 नंबर पे क्लोरीन की, और इसका अवशोषण किसके रूप में होता है? क्लोराइड आयन के रूप में इसका अवशोषण होता है। ठीक है ना? ये कार्य क्या करता है? देखिए कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट उपापचय, कार्बोहाइड्रेट उपापचय का कार्य करता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कार्य का क्या करता है? देखिए हमने पहले भी पढ़ा है कि ये प्रासरण संतुलन का कार्य भी करता है। पढ़ा था क्या? बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है। जब हम तत्वों का वर्गीकरण 4 भागों में किया, संरचनात्मक तत्व जो पढ़े थे ना, तो उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो पोटेशियम और क्लोरीन है वो प्रासरण संतुलन का कार्य करते हैं, पढ़ा था ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसकी कमी से क्या होता है? हरिमहीनता। इसकी कमी से होता है हरिमहीनता, उत्तक क्षय, और लास्ट होता है फलों का विकास, फलों का निर्माण कम हो जाता है, फलों का निर्माण कम होना, ठीक है। ये कितने हो गए? 7। और लास्ट में बात करता हूं 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पे आता है निकिल। और याद रखना 17वां जो तत्व है वो निकिल है, और ये किसके रूप में? निकिल आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है मृदा से। देखिए स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, इसके अभी तक इसके निकिल के अभी तक कोई भी कार्य और न्यूनता के लक्षण ज्ञात नहीं है। फिर भी ये जो निकिल जो तत्व है ये यूरिएज एंजाइम का मुख्य घटक है। किसका? यूरिएज का, ठीक है। किसका मुख्य घटक है? यूरिएज का, ठीक है। तो आज हमने पढ़े हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की भूमिका, और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कितने हैं? 8। और ध्यान से सुनना, फिर से मैं बता रहा हूं, इसमें पूछा जाता है, ट्यूशन मैंने आपको बताए भी हैं, फिर भी कई बार ये पूछ लिया जाता है, जैसे पुष्पों की संख्या में कमी और वंध्यता किस तत्व की कमी से होती है, ठीक है। जैसे अभी पूछ लिया कि फूल गोभी में ऐसे उल्टा भी पूछ लिया जाता है कई बार, फूल गोभी में मैग्नीज की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो आप क्या कहेंगे? व्हिपटेल, ठीक है। या फिर पूछ लिया जाता है किस तत्व की कमी से, मृदा में किस तत्व की कमी से फूल गोभी का व्हिपटेल रोग उत्पन्न होता है, तो आप क्या कहेंगे? मोलिब्डेनम की वजह से ही होता है, ठीक है। तो आज हमने ये सारे 8 तत्व पढ़े, ठीक है। एक बार इनको जरूर रिवाइज करना, क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपको रटने से याद नहीं होने वाले, इसलिए आप इनको बार बार समझें, इनके कार्य इस प्रकार सारणीबद्ध करके इनको पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और आप हमारे साथ लगातार बने रहें। और स्टूडेंट्स लास्ट में मैं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। ये लाइक करने से ही हमारा हौसला बढ़ता है, इससे कोई आपको कोई बेनिफिट है, ना हमें कोई बेनिफिट है, ना आपका कोई नुकसान है, ना हमारा कोई नुकसान है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।